नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उपचुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 या 2 दिन में इस पर फैसला हो सकता है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर, उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बीजेपी बड़ा झटका दे सकती है। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के बड़े नेता बताए जा रहे हैं और ग्रीन सिग्नल का यहां पर इंतजार किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील और प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, एक बड़ा झटका बताया जा रहा है कि कांग्रेस को यहां पर मिल सकता है। उपचुनाव से पहले किस तरह की सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है इसमें? देखिए सीनम, बीजेपी को चुनाव में जाना है और आमतौर पर सियासत में एक बड़ी चीज़ ये मानी जाती है कि जब आप मैदान में हो, विपक्ष आपके सामने हो, तो सबसे पहला काम उसका मनोबल तोड़ने का होता है। और ठीक इसी रणनीति पर बीजेपी चल रही है। जो जानकारी बीजेपी के सूत्रों से मिल रही है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के समय में भी विधायक रहे हैं और मौजूदा समय में भी विधायक हैं, बाद में उत्तराखंड बनने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वो अब बीजेपी के संपर्क में हैं और अगले 1 से 2 दिन में उनको बीजेपी ग्रीन सिग्नल भी दे सकती है, यानी कि उनको बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए हरी झंडी भी दी जा सकती है। इसको लेकर बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के नेता की मुलाकात हो चुकी है और आने वाले दिनों में चंपावत उपचुनाव से पहले बीजेपी एक और बड़ा झटका कांग्रेस को दे सकती है। जी बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये भी है कि कांग्रेस पहले ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो काफी कम हो चुका है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, मात्र 19 सीटें जो है कांग्रेस जीत पाई और कांग्रेस के कई विधायक पहले से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली जाती है किसी की ओर से, तो अपने आप में एक बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए रहेगा। सुनील, बिल्कुल सीनम, और आप अगर सिरे से उठा के देखेंगे तो वर्तमान में जो कांग्रेस की हालात हैं, खासकर उत्तराखंड में 2022 का ये जो मौजूदा विधानसभा चुनाव अभी हुआ, कांग्रेस की पूरी उम्मीद थी कि वो सत्ता में आएगी और आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची रही इस बात को लेकर कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। लंबे समय तक इसी में कांग्रेस के नेता जूझते रहे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर वही ढाक के 3-5 47 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर पूरे मिथक को तोड़ते हुए सत्ता में बीजेपी ने वापसी की। तो कांग्रेस के हाथ महज 19 सीटें लगी और उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से सरफुटबल कांग्रेस के अंदर मचा, आधिकारिक तौर पर घोषणा होने के बावजूद। सुनील, फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। करण महारा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण जी, खबरें ये मिल रही है कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जल्द ही पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस तरह की कोई बात की जानकारी अभी ठीक है। अब इस तरह की हम से वोट नहीं है, 10 बजे छोड़ रहे हैं और नई खबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता तो सही तरीके से संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। सुनील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, देखिए, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं कि पहले ही कांग्रेस को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस पहले से है। पहले से ही कांग्रेस का जनाधार कम हो चुका है, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ होता है तो जो पार्टी के नाराज विधायक हैं, बाकी जो नाराज विधायक हैं, वो भी उस ओर जा सकते हैं, क्योंकि एक बीजेपी नेता, एक कांग्रेस नेता की तो बात कही जा रही है कि वो किसी बीजेपी के नेता के संपर्क में है।
देखिए सीनम, होने को कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से हालात आपने देखे कांग्रेस के, कि इससे पहले जब कैलाश गैतोड़ी ने ये रिजाइन नहीं किया था, उससे पहले कांग्रेस के विधायक भी खुद ये बात कहने लगे थे कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं। शायद ये उत्तराखंड की हिस्ट्री में, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ये बात रही हो कि जब विपक्ष के विधायक खुलकर ये बात कहने लगे हों कि वो सत्ता पक्ष के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं। सियासी मायनों में एक बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष का कोई विधायक बोले कि मैं आपके लिए सीट छोड़ सकता हूं। तो ये कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी है, कांग्रेस में जो फूट है, ये उसका नतीजा है कि आज भी 19 विधायक कांग्रेस के पास हैं, लेकिन 19 के 19 विधायक एक बैनर के नीचे आपको नजर नहीं आ पाएंगे। और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, ये जो चर्चा है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि कई दौर की बातचीत भी इसमें हो चुकी है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष देहरादून पहुंच रहे, कल देर शाम वो देहरादून पहुंचेंगे। 24 को मीटिंगों का दौर चलेगा और इसी दौरान जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी भी बातचीत होगी। तो माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में इस पूरे सस्पेंस से पूरी तौर पर पर्दा भी उठ सकता है। जी बिल्कुल। और नाराज विधायकों की अगर हम बात करें, उन्हें लेकर कोई जानकारी मिली हो? क्योंकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि बैठ के जो कि कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं वो लगातार कर रहे हैं और बैठक के बाद जो है कोई फैसला भी वो ले सकते हैं। तो उसे लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट अभी तक? देखिए सीनम, जो बात पिछले हफ्ते चल रही थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं, हमने देखा कि जब करण माहरा कांग्रेस के ऑफिस में वहां पर आधिकारिक रूप से ज्वाइन करने आए, जब उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ज्वाइन किया, तो वहां पर भी बहुत सारे विधायक गायब थे। करीब 10 के आसपास विधायक वहां से गायब मिले। दूसरे दिन जब नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया, तो उस समारोह में भी कांग्रेस के पूरे विधायक मौजूद नहीं थे। विधायकों का एक धड़ा लगातार वहां से नदारद मिला। तो ये वहां पर भी साफ तौर पर नाराजगी झलकी और वाकई जो है कांग्रेस के लिए हम कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका होगा अगर ऐसा होता है, कांग्रेस के कोई बड़े नेता शामिल हो जाते हैं बीजेपी में। बहुत शुक्रिया आपका सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। सीएम धामी आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ले रखे हैं, जिसमें सीएम धामी ने कड़े तेवर दिखाए हैं। सीएम धामी ने अस्थायी व्यवस्था को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। बिजली संकट पर विभाग के बैकअप प्लान को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। सीएम धामी ने 24 घंटे के अंदर अधिकारियों को समाधान के लिए आने को कहा है और इस मामले में मुख्य सचिव ने भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपांकर, ऊर्जा विभाग की मीटिंग जारी है और सीएम के तेवर कड़े यहां पर नजर आए हैं और साथ ही नाराज भी सीएम नजर आए। इसके अलावा क्या ज्यादा जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल सीनम, मुख्यमंत्री लगातार विभागों की बैठक कर रहे हैं, तो आज ऊर्जा विभाग की बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और खास बात यह कि विभाग इस बार मुख्यमंत्री के खुद के पास है। ऐसे में जबकि बिजली संकट की तमाम बातें उत्तराखंड में आ रही है, बिजली की खासी कमी हो रही है, लगभग 10 से 15 मिलियन यूनिट की कमी इस वक्त उत्तराखंड में है, तो पब्लिक जिस बात से परेशान हो रही है, मुख्यमंत्री ने इसी बात को लेकर नाराजगी जताई है कि आपके पास टेम्परेरी व्यवस्था है, लेकिन आप इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है ताकि इस तरह से बातें ना हो। कांग्रेस के नेता इसके लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां पैदा ना हो, इसको लेकर सीएम ने खासी नाराजगी जताई है और 24 घंटे के अंदर अधिकारियों से कहा है कि वो एक प्लान लेकर आए उनके सामने कि क्या हो सकती है व्यवस्था, जो परमानेंट व्यवस्था हो, जिससे आगे कोई दिक्कतें लोगों को ना आए। और फिर चीफ सेक्रेटरी ने भी सभी अधिकारियों को कहा है कि आप पूरी तैयारी के साथ सामने आइए। ठीक है दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऊर्जा विभाग की ये मीटिंग जारी है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास जिम्मेदारी है राज्य में बिजली सप्लाई देने की, लेकिन आम लोगों की कोई क्या सुनेगा जब ऊर्जा निगम के ऑफिस में मीडिया को ही नहीं घुसने दिया जा रहा। न्यूज 18 की टीम बिजली संकट को लेकर ऑफिस में पहुंची, लेकिन हमारी टीम को वहां पर कवरेज करने से रोका गया, जबकि सचिवालय जहां पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव बैठते हैं, वहां कोई रोक टोक नहीं है। तो सवाल ये है कि जिस ऊर्जा निगम में मीडिया तक को जाने से रोका जा रहा हो, वो बिजली की शिकायत पर लोगों की क्या ही सुनता होगा। आपके घर में बिजली का बढ़ा हुआ बिल आए तो आपको परेशान होना पड़ता है, आपकी मीटर रीडिंग्स तेजी से बढ़े और आपको कोई जवाब देने वाला ना हो तो आपको परेशान होना पड़ता है। इसके अलावा बिजली चोरी की जो घटनाएं होती हैं राज्य में, उससे नुकसान उत्तराखंड सरकार का होता है। लेकिन इस बात से बेपरवाह उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनको कोई मतलब नहीं कि आम पब्लिक को क्या असर पड़ता है। हम जब खबर करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में पहुंचे तो यहां पर हमें रोका गया और साफ कहा गया कि मीडिया के लिए यह इलाका प्रतिबंधित है, ना यहां पर आप शूट कर सकते हैं, यहां तक कि आप बिल्डिंग के शॉट्स भी नहीं बना सकते। आप सचिवालय में
विजुअल्स कर सकते हैं, आप सचिवालय को कवर कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री आवास में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में अंदर भी नहीं जा सकते। तो आखिर ऐसा क्या है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर? क्या कोई बड़ी घपलेबाजी है? और जिन आम लोगों को परेशान होना पड़ता है इस कॉर्पोरेशन की वजह से, उसके सवालों के जवाब किसी को नहीं मिलते। तो ऐसे में सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे, कोई बड़ा एक्शन इन पर लेंगे, जबकि इस बार खुद ये विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है, जबकि पिछली सरकार में ये विभाग अब कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के पास था। कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, धर्म संसद को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर संतुष्ट है। उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट में बताया कि मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3 मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हिंदू साधु संतों द्वारा 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिए गए जवाब से इस मामले में संतुष्ट दिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। राज्य सरकार से तो सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर आया और जो कार्रवाई की गई उससे भी संतुष्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन मामले को लेकर जो सुनवाई हुई, पूरी सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा, क्या कुछ दलीलें दी गई, क्या तथ्य पेश किए गए? जी देखिए, अगर दलीलों की बात करें तो उत्तराखंड की तरफ से जो एडवोकेट डायरेक्टर जनरल हैं उनकी तरफ से, जो जितेंद्र सेठी हैं उनकी तरफ से बताया गया कि इस पूरे मामले में 4 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 3 मामले ऐसे हैं जिसमें चार्जशीट दाखिल की गई है और 3 मामलों के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हालांकि जो उत्तराखंड पुलिस है वो जांच के दायरे को लेकर आगे बढ़ रही है और उस पूरे धर्म संसद को लेकर फिलहाल एक विशेष समुदाय को लेकर जो आरोप लगाया जा रहा है, ऐसे में एक विशेष समुदाय के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें हिंदुओं को लेकर फिलहाल बयानबाजी की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले का कपिल सिब्बल के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो तमाम जांच की गई है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। धर्म संसद के मामले पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया था उससे संतुष्ट दिखा। इस पूरे मामले की सुनवाई फिलहाल 29 अप्रैल के लिए टाल दी गई है। वहीं हिमाचल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से जवाब तलब किया है। हिमाचल सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कोर्ट में कि वो इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई शिकायत फिलहाल अभी हिमाचल को नहीं मिली है। कुल मिलाकर संतुष्ट जो है कार्रवाई से नजर आया सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुशील। कोटद्वार के प्रस्तावित बहुचर्चित मेडिकल कॉलेज का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बन ही नहीं सकता। पिछली सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट था कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, लेकिन एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज खोलने की बाध्यता के चलते हरक सिंह का ये सपना कभी साकार नहीं हो पाया। उल्टे उत्तराखंड की सियासत में इसको लेकर तांडव खूब हुआ। हालांकि हरक सिंह ने कैबिनेट मीटिंग में इस्तीफा देने की धमकी दे राजनीतिक दबाव बनाया और 25 करोड़ रुपए स्वीकृत तो करा लिए, लेकिन हरक के चुनाव हारते ही पूरा घटना चक्र ही बदल गया। देखिए, ऐसा है, आप भी सब मीडिया वाले जानते हैं, एक जिले को एक मेडिकल कॉलेज मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसमें कहाँ पे गड़बड़ हो रही है ये हम और आप जानते हैं। जब जिला ही नहीं है कोटद्वार तो हम इस बात को क्यों बार बार कहते हैं कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा? नहीं बन सकता है ना। आप पहले जिले के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम जिले के लिए लड़ाई लड़ेंगे और मेडिकल कॉलेज के लिए उसके बाद लड़ाई लड़ेंगे। रितु खंडूरी के बयान से हरक सिंह आग बबूला है। हरक सिंह का कहना है कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, ये मुझे भी मालूम है कि केंद्रीय मानकों के अनुसार एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं हो सकते, लेकिन राज्य सरकार तो मेडिकल कॉलेज बना सकती है। आप कैसे नकार सकते हो इतने जनता के हित के प्रोजेक्ट को? आप कैसे एक लाइन में कह सकते हो कि नहीं साहब हम जिला नहीं है तो मेडिकल कॉलेज नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अनपढ़ हूं क्या? मुझे भी मालूम था, इसलिए मैंने कहा कि 2 लड़ाई लड़ रहा था मैं। बहरहाल मेडिकल कॉलेज तो बना नहीं, लेकिन कॉलेज के नाम पर पिछले 5 सालों में जो सियासत हुई वो अब भी जारी है। सवाल उठता है, जब मेडिकल कॉलेज बन ही नहीं सकता तो 25 करोड़ क्यों और किसके लिए स्वीकृत हुए?
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के जंगलों में आग का तांडव जारी है। पूरे जिले में आग की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे जंगल जलकर राख हो रहे हैं। जिला मुख्यालय के आसपास जंगल रात भर धू धू कर जलते रहे। हालांकि वन विभाग आग को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। आग से जहां वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं वन्य जीवों को भी नुकसान की आशंका जताई गई है। इसकी वजह यही है कि गुलदार इन दिनों बस्ती में ज्यादा नजर आ रहे हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे फिलहाल खुल गया है। आज सुबह बलदूना पुल के पास बंद हो गया है और दोनों तरफ यात्री फंस गए हैं। नेशनल हाईवे की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल मार्ग को खोल दिया है। बार बार रोड की कटिंग के दौरान सड़क पर मलबा आ रहा है, जिससे रोड बंद हो जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लालडांग चिल्लरखाल रोड बनने की उम्मीद कम होती नजर आ रही है। चिल्लरखाल मार्ग के बनने को लेकर आ रही अड़चनों के बीच अब मार्ग के बीच पड़ने वाले पुलों का निर्माण कार्य भी ठप हो चुका है, जिससे पुल अधर में लटक गया है। सरकार का ये दावा है कि मार्ग को बनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी का कहना है कि पुलों की ऊंचाई को लेकर कुछ अड़चनें आई हैं, जिसके बाद अब दोबारा से पुलों का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी अभी यहाँ पहुंची थी और उन्होंने कुछ जांच की है और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई है। तो मैंने अफसरों से ये कहा है कि वो रिपोर्ट का तो हमको इंतज़ार करना ही होगा। अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मानिए कुछ उसमें वो क्वेश्चन करते हैं या कुछ सवाल करते हैं, तो हमें उन सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो 8 मीटर का वो एलिवेटेड इलाका था, वो 700 मीटर का, उस पर हमें 8 मीटर का एस्टिमेट अभी तुरंत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पिनाक कल्चरल फेस्ट में यूं तो हर दिन कुछ खास होता है, लेकिन गुरुवार को सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि पिनाक की संगीतमय शाम में गायक जावेद अली अपनी आवाज से चार चांद लगाते नजर आए। जैसे ही वो मंच पर आए, सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। इसके पश्चात संगीत का समा बंधना शुरू हुआ। जावेद अली ने भी किसी के इंतजार को जाया नहीं होने दिया और अपने सुपर हिट गानों के जरिए सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहीं सूफी गानों से लेकर रोमांटिक गानों से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात को गुरु तेग बहादुर साहिब के प्रकाश पर्व पर ऐतिहासिक लाल किला से देश को दिए जाने वाले अपने संबोधन में उत्तराखंड की धरोहर विश्व प्रसिद्ध श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे लगाने के काम का जिक्र किया, जिस पर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ने केंद्र और राज्य सरकार, सीएम और केंद्रीय मंत्री गडकरी और मुख्य सचिव को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि मुख्य सचिव ऐसे सिंघू के प्रयास से ही केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में रोपवे का अनुबंध हुआ है, जिसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने डीपीआर बनाने के लिए अपनी टीम को गोविंद घाट भेजा है। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बद्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आ सकते हैं और इस बार जहां कोविड के चलते 2 साल बाद वक्त पर यात्रा शुरू हो रही है, वहीं देवभूमि में 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है और ऐसे में कपाट खुलने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में नजर आए तो कोई हैरानी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 5 साल में अब तक 5 बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। यानी साल 2017 में जब से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बद्री केदार धाम आने का सिलसिला लगा हुआ है। फिर एक बार चर्चा है कि प्रधानमंत्री कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ या बद्रीनाथ आ सकते हैं। खबर है कि किसी एक धाम के कपाट खुलने के विशेष मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अब तक औपचारिक प्रोग्राम तय नहीं हुआ है, लेकिन बद्री केदार में पीएमओ की टीम का निरीक्षण और दोनों धामों में मास्टर प्लान के काम की देखरेख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की आहट के तौर पर देखा जा रहा है और मंदिर समिति खुश है कि अगर ऐसा होता है तो मौका खास हो जाएगा।
अभी तक तो कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ये हम सबके लिए एक बड़े सौभाग्य की बात होगी। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति स्वागत के लिए उनके जो भी अपने स्तर से प्रयास हो सकते हैं वो सब करेंगे। पीएम मोदी आखिरी बार दिवाली के अगले दिन 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ आए थे, लेकिन इस बार कपाट खुलने के मौके पर आने की चर्चाओं के पीछे ठोस वजह है। नंबर 1, बीजेपी 2022 का चुनाव प्रचंड तरीके से जीती और पहली बार उत्तराखंड में किसी पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। नंबर 2, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर प्रधानमंत्री ने दूसरी बार भरोसा जताया। ऐसे में उपचुनाव से पहले पीएम मोदी मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, 2 साल बाद कोविड की मार के बाद तय वक्त पर यात्रा और दर्शन शुरू होंगे और ऐसे में संदेश पूरे देश में जाएगा। नंबर 4, बद्रीनाथ केदारनाथ में मास्टर प्लान का काम प्रधानमंत्री की निगरानी में हो रहा है और प्रधानमंत्री वो काम देख सकते हैं कि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने वहाँ पर पुनर्निर्माण का 400 करोड़ का जो काम है उनके निर्देशन में और उनके देखरेख में हो रहा है। केदारनाथ बाबा में आए थे और चूँकि हर बार आते हैं, पिछली बार जब कोरोना महामारी के बाद उनके लगातार कार्यक्रम रहे हैं तो यहाँ भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक साल 2017 में 2 बार, 2018, 2019 और 2021 में एक बार केदारनाथ आ चुके हैं और ऐसे में उम्मीद यही है कि 2022 में देवभूमि में नई सरकार के साथ पीएम मोदी बाबा केदार के कपाट खोलने के मौके पर मौजूद रह सकते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।